Now moving on to the lecture number 6. Now this question number 26. For a reversible adiabatic ideal gas expansion dp upon p is equal to. अब हमें एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिचुएशन दिया गया है और आइडियल गैस के लिए यहाँ पर हमें dp अपॉन p की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में अब क्योंकि यहाँ पर गामा 3 ऑप्शन में है तो इट मीन्स ये गामा से रिलेटेड इक्वेशन से ही डिराइव होगा. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए वी नो दैट पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो पी वी गामा कॉन्स्टेंट. अब डी वी अपॉन वी मतलब यहाँ पर किसी ना किसी को तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, तो अपॉन डिफ्रेंशिएशन ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो प्रेशर को कांस्टेंट लेके वॉल्यूम को वेरिएबल करेंगे, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके प्रेशर को वेरिएबल, तो ये आ जाएगा प्रेशर इनटू गामा टाइम्स वी रेज टू पावर गामा माइनस 1. ठीक है, इनटू डी वी. ओके, क्योंकि वॉल्यूम की डिफ्रेंशिएशन हो रही है फर्स्ट पार्ट में, प्रेशर को कांस्टेंट लिया, प्लस अब दूसरे पार्ट में वी रेज टू पावर गामा को कांस्टेंट लेंगे, तो वी रेज टू पावर गामा, और प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के ही रिस्पेक्ट में. तो प्रेशर की डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगी 1 इंटू डी पी, और आगे है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन इज 0. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस. ठीक है, ये राइट साइड में चला जाएगा. तो यहाँ पर हमें निकालना है डी पी अपॉन पी. ये डी पी है डिवाइड बाय पी, तो माइनस साइन को यहाँ ले आते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं. तो डी पी अपॉन पी विल बी माइनस गामा इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये वी रेज टू पावर गामा यहाँ चला जाएगा, वी रेज टू पावर गामा इंटू डी वी. तो ये नीचे जो गामा है ऊपर जाके माइनस गामा, तो दैट विल बिकम माइनस गामा इंटू डी वी अपॉन वी फाइनली. ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. तो ये हमने डिराइव किया बाय डिफरेंशिएटिंग पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब इसका रिलेशन एडियाबैटिक और आइसोथर्म के कर्व से कैसे है ये भी देखते हैं. ठीक है, अब डी पी अपॉन पी तो हमने निकाल लिया, मान लो डी पी अपॉन डी वी निकालना हो तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करके डी पी अपॉन डी वी भी तो निकाल सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी. ठीक है, ये आ गया. तो इसको भी याद रखना है. अब हम देखेंगे कि इसका इनके स्लोप से क्या रिलेशन है. तो पीवी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, और पीवी डायग्राम में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जो कर्व ज़्यादा स्टीप होगा दैट विल बी एडियाबैटिक. तो ये है एडियाबैटिक कर्व, और जो कम स्टीप होता है दैट इज़ द आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था. ओके, और एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होता है. क्लियर. तो अगर हम स्लोप के लिए इनकी डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वो भी आइडियल गैस के लिए. तो आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो पी वी कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0. ठीक है, और पी वी डायग्राम की स्लोप, जब आप एक्स वाई या एक्स वर्सेस टी ग्राफ लेते हैं, ठीक है, या चलो एक्स टी की जगह
हम वाई एक्स कर्व ले लेते हैं, ये वाई और ये एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं हम? स्लोप। ठीक है, जो भी कर्व आएगा उसके लिए वाई बाई एक्स अगर यहाँ पर पैरामीटर्स हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप। तो ये पी वी कर्व में डी पी बाई डी वी क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। तो उसको रीअरेंज करेंगे तो पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो डी पी बाई डी वी, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। सो दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो माइनस पी अपॉन वी क्या आ गया? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आ गया। तो ये जो आपने एडियाबैटिक के लिए कैलकुलेट किया था, इसको गामा इंटू माइनस पी अपॉन वी लिख सकते हैं ना। तो उसी पी वी डायग्राम में सेम इनिशियल पॉइंट से हम चले हैं, तो माइनस पी अपॉन वी क्या है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। और यहाँ पर अब क्योंकि ये वाली डेरिवेशन एडियाबैटिक के लिए है, तो ये डी पी बाई डी वी क्या है? एडियाबैटिक कर्व की स्लोप। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि दिस डी पी बाई डी वी इज एक्चुअली स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। तो दैट इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। और गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इसीलिए एडियाबैटिक की स्लोप जो है वो हमेशा आइसोथर्मल से ज़्यादा होगी। दैट इज कितनी ज़्यादा होगी? गामा टाइम्स होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव दिस। ठीक है, तो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो दैट इज डन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय P इज इक्वल टू 20 अपॉन V। चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। तो पहली बात है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, तो अगर हम इसको इमेजिन करें प्रोसेस को, तो यहाँ पर गैस है, ये एक्सपैंड कर रही है, तो किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। तो एक्सटर्नल जो प्रेशर है इट इज़ नॉट कांस्टेंट बट इट इज़ वेरिएबल, और इसका फॉर्मूला है 20 अपॉन वी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा। अब एक्सपेंशन कहाँ से हो रही है? 1 लीटर से 10 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम दी है 1 लीटर और फाइनल वॉल्यूम इज गिवन एज 10 लीटर्स। द गैस अंडरगोज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 400 जूल। तो डेल्टा यू दिया गया 400 जूल। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अब देखो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है, अब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इट मीन्स ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तब जाके वो इरिवर्सिबल होता है। तो वेरिएबल प्रेशर होने की वजह से इट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन में वर्क रिवर्सिबल कितना आएगा? माइनस NRT नेचुरल लॉग V2 बाय V1, ठीक है। और यहां पर जो नंबर ऑफ मोल क्या दिए गए हैं हमें? ओनली अ गैस एक्सपैंड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज नॉट डिफाइंड और टेम्परेचर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये फॉर्मूला तो ठीक है, पर यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। तो थोड़ा और बेसिक लेवल पे आते हैं कि जो टोटल वर्क होता है दैट इज इंटीग्रल ऑफ DW, दैट इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV की इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक। अब P एक्सटर्नल हमें दिया गया 20 अपॉन V, तो यह आ जाएगा माइनस 20 अपॉन V इंटू DV। V1 कितना दिया गया? 1 लीटर और V2 इज 10, तो माइनस 20 बाहर आ जाएगा।
डी अपॉन वी कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग v2 बाय v1, तो v2 10 है, v1 1 है, तो नेचुरल लॉग 10। ठीक है, तो सॉल्व करने पे फाइनली जो वर्क आएगा कैलकुलेट करने पे, दिस विल बी -46.06 लीटर एटीएम, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये एटीएम में है, वॉल्यूम हमारे पास लीटर्स में है। अब लीटर एटीएम को मल्टीप्लाई करेंगे 101.3 से, तो आ जाएगा -4665.8 जूल्स। तो वर्क डन निकल गया। ठीक है, वर्क डन आ गया, डेल्टा यू दिया गया है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, तो यहाँ से क्यू निकल जाएगा, डेल्टा यू माइनस वर्क डन। डेल्टा यू दिया गया 400 जूल्स एंड माइनस वर्क डन इज माइनस ऑफ 4665.8, तो ये टोटल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5065.8 जूल। तो इतनी हीट सप्लाई की थी, जिसमें से तो आपने टोटल 5065.8 जूल सप्लाई किया एज अ हीट। उस हीट का 4665.8 एक्सपेंशन में चला गया, बाकी जो बचा 400 उससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला काम। सेकंड, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये देखना है। अब उसकी जो वैल्यूज हैं क्या वो गिवन है या नहीं है, नहीं है तो उसी फॉर्मूले को और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जितना बेसिक से स्टार्ट करोगे उतना ही गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट इज कि हमने पढ़ा था कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है ना, ये पढ़ा ना आपने कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो पहली बात, अब ये आपका होमवर्क है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्यों Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv और Cp माइनस Cv R के बराबर ही क्यों होता है। ठीक है, तो पहले आपको इसका आंसर देना है कि क्यों ये ग्रेटर है, फिर उसके बाद हो सकता है कि हम आगे अभी एंथैल्पी का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम इसकी डेरिवेशन को ट्राई करेंगे कि Cp माइनस Cv R कैसे आएगा, पर इसको आप कॉन्सेप्चुअली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ R। ठीक है, सो दैट इज योर होमवर्क। वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन टू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड अनदर होमवर्क इज derive PV gamma is equal to constant from TV raised to power gamma minus 1 is equal to constant। तो ये आपको दिया गया है, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अ न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, पर उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो रीजनिंग हम पहले समझने की यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन अ बॉडी कंटेन हीट और वर्क, कि जैसे कि आपने कहा कि हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, तो मैंने अगर सिस्टम को 500 जूल हीट प्रोवाइड की, तो मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि हाँ सिस्टम के पास 500 जूल हीट है। या दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट है, दूसरी बॉडी रिलेटिवली कोल्ड है, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि हॉट बॉडी के पास ज़्यादा हीट है और कोल्ड बॉडी के पास कम हीट है। तो मतलब क्या हीट एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि बॉडी हीट को कंटेन कर सकती है, रख सकती है अपने पास, बॉडी कैन पोजेस हीट। सेम क्वेश्चन वर्क के लिए भी है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो हाँ इस बॉडी के पास ज़्यादा वर्क है, उस बॉडी के पास कम वर्क है, तो कैन अ बॉडी कंटेन हीट और वर्क। अब आंसर इज, अब आई डोंट नो के वेदर यू गाइज आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर और नॉट, पर अ बॉडी कैन नॉट कंटेन हीट और वर्क, क्योंकि हीट और वर्क हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इनको आप स्टेट ऑफ अ सिस्टम से रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हीट कब आएगी, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, तब जो एनर्जी चेंज होती है वो हीट या वर्क की फॉर्म में होती है। तो जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है दैट इज
आइदर बाय हीट और वर्क। पर ए पॉइंट पे ना कोई हीट है सिस्टम के पास, ना कोई वर्क है। जब बी पे पहुंच गया तब भी ना कोई हीट है ना कोई वर्क है। तो हीट और वर्क वर्ड यूज ही तब करेंगे जब प्रोसेस चेंज हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब एक इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना कि हीट और वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टेट। अब जब आप किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, मान ली यहां पर एक गैस है, इसको हमने कुछ हीट सप्लाई की और ये इसका पिस्टन है। तो हीट सप्लाई करने के बाद गैस थोड़ा सा एक्सपैंड की तो पिस्टन ऊपर मूव हुआ। तो जो आपने हीट दी, मान लेते हैं आपने 500 जूल हीट प्रोवाइड की, और क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो एक्सपेंशन में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। वो कौन करेगा? गैस करेगा। ठीक है, तो 500 जूल्स में से मान लेते हैं कि 100 जूल वर्क में चले गए। ठीक है, कौन से वर्क में? एक्सपेंशन वर्क में। तो 500 से अगर 100 चले गए एक्सपेंशन वर्क में, तो फाइनली गैस के पास कितने बचे? 400 जूल। तो उसकी जो डेल्टा यू है दैट इज 400 जूल। तो जो आपने टोटल हीट सप्लाई की थी 500, वो पूरी की पूरी तो इंटरनल एनर्जी में ऐड नहीं हुई, सिर्फ 400 हुए क्योंकि 100 चले गए वर्क करने में। हाँ, अगर ये 100 जूल वर्क नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता, तो पूरे 500 इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते, तो डेल्टा यू 500 आता। ठीक है, अब पॉइंट ये था कि चलो जो हमने हीट दी उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में चला गया, कुछ पार्ट वर्क में चला गया। तो हम क्या कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने 500 हीट सप्लाई की थी, ये किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जैसे हीट अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि किसी स्टेट के लिए आप हीट नहीं डिफाइन करते। वर्क भी अपने आप में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो अब हीट को एज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करना है। इंटरनल एनर्जी तो एक प्रॉपर्टी है ही है, पर वो इस टाइम हीट के बराबर तो नहीं आ रही ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमने 500 जूल हीट प्रोवाइड की और उससे 500 जूल ही चेंज आया किसी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में? ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी अभी यहां पर हम डिफाइन करेंगे। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, और एंथैल्पी को डिफाइन किया गया कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू भी अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है, प्रेशर वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, तो H भी एक स्टेट फंक्शन है। मतलब एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब जो डेल्टा H होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। ठीक है, फाइनल से इनिशियल के बीच का डिफरेंस। कैसे हम इनिशियल से फाइनल गए, पाथ क्या था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो H इज अ स्टेट फंक्शन। और जस्ट लाइक एन इंटरनल एनर्जी, हमने कहा था कि हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम H की भी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि H इज इक्वल यू प्लस पी वी। आपको एब्सोल्यूट यू तो पता ही नहीं है, तो H कहाँ से पता लगेगा? ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। हम सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, जैसा कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब H को डिफाइन करने का क्या बेनिफिट है? एंथैल्पी क्यों डिफाइन करें? देखो, अब जो हमने ऊपर डिस्कशन की उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट व्हेन द सिस्टम इज फ्री टू चेंज इट्स वॉल्यूम। जब सिस्टम की वॉल्यूम चेंज हो सकती है तो कुछ अमाउंट वर्क में चला जाएगा एनर्जी का। तो जो टोटल हीट सप्लाई की वो इंटरनल एनर्जी के बराबर तो नहीं आई। ठीक है, तो कब वो ऐसा होता है? गैसियस सिस्टम्स में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में तो कोई खास चेंज वॉल्यूम में आता नहीं है। तो ये जो एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है ये सॉलिड और लिक्विड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये गैसियस सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी में
फर्दर हम जो डेरिवेशन करेंगे उससे इसको फिर कैसे रिलेट करते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली सिस्टम की एंथैल्पी थी H, उसमें हमने स्मॉल चेंज किया, ठीक है, स्टेट को थोड़ा सा चेंज किया हमने, स्मॉल एक छोटा सा स्टेप, तो एंथैल्पी बढ़ गई DH से, तो अब होगी H प्लस DH। तो H अगर बढ़ेगा तो U और PV भी बढ़ेंगे, तो U बढ़ गया DU से, ठीक है, प्लस प्रेशर बढ़ गया P प्लस DP, तो प्रेशर में DP इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम में DV इंक्रीज हो गया। तो मान लेते हैं U, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा U प्लस DU प्लस PV प्लस PDV प्लस VDP प्लस DPDV, ठीक है, ये आ गया। अब देखो U प्लस PV तो ऑलरेडी H था, तो ये जो U प्लस PV है इसको तो H ही लिख देंगे हम, ये H और यहाँ पर ये H कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कट गया। और DP एक स्मॉल चेंज इन प्रेशर है, DV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है। जब दो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट और भी स्मॉल होता है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। तो अब आ गया हमारे पास कि DH इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें DU को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम, DQ प्लस DW प्लस आ जाएगा PDV प्लस VDP, और वर्क डन क्या होता है माइनस ऑफ PDV प्लस PDV प्लस VDP, तो माइनस PDV प्लस PDV कैंसल, तो फाइनली बचा कि DH इज इक्वल टू DQ प्लस VDP। एक ये एक्सप्रेशन आ गया। देखो ये सारे बेसिक एक्सप्रेशन हैं जो आपको डिराइव करने आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली ऐसी ऑप्शन भी पूछी जा सकती है। अब इसका केस करें कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, VDP ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो DP ज़ीरो, तो तब DH बिकम्स इक्वल टू DQ। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसी को एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। तो दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, ठीक है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू QP, कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला हीट चेंज। अब इसको डायरेक्टली फर्स्ट लॉ से भी डिराइव किया जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ लिखें तो देखो डेल्टा U या DU इज इक्वल टू DQ प्लस वर्क डन, DW लेते हैं। अब ये आ जाएगा DQ माइनस PDV, अब PDV को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा DU प्लस PDV इज इक्वल टू DQ, ठीक है। तो U प्लस PV, तो ये जो पार्ट है DU प्लस PDV, इसी को हम DH डिफाइन कर देते हैं। पर ये जो तरीका है ये 100% एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसमें हम VDP वाला जो पार्ट है और PDV और VDP ये दो मिस करते हैं। तो जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो इस तरह से अगर हम चलें दैट इज मोर एक्यूरेट। तो इतना पार्ट क्लियर आपको कि डेरिवेशन कैसे आई, ये हमने कैसे प्रूव किया। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग से इसको डिराइव करते हैं एक बार फिर से। तो हमने अब H को डिफाइन किया कि H इज इक्वल टू U प्लस PV था, तो डेल्टा H को लिखा डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, क्योंकि H था U प्लस PV, तो डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। तो इसको लिख सकते हैं एक्सपेंड करके डेल्टा U प्लस
पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, एक फॉर्मूला ये आ गया। अब डेल्टा ऑफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी तो होता है ना, तो डेल्टा ऑफ पी वी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन आर टी। एन आर टी में नंबर ऑफ मोल और आर कांस्टेंट हैं तो डेल्टा टी हो जाएगा, अगर आर और टी कांस्टेंट है तो डेल्टा एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस, और डेल्टा पी वी को पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन भी लिखा जा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डेल्टा एन जी आर टी एंड डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं डेल्टा एच के लिए। ठीक है, एक अगर आपने ढंग से लिख लिया तो आप बाकियों को भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो वी डेल्टा पी ज़ीरो, वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो पी डेल्टा वी ज़ीरो। जब प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं तो इस फॉर्मूले को आप लगा के ज़्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एन जी का क्या पर्पस है, मान लो जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है कि ए गैसियस, लेट अस से ए गैसियस प्लस 2b गैसियस gives you 4c gaseous। डेल्टा एन जी, जी स्टैंड फॉर गैसेस, डेल्टा एन का मतलब है प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। प्रोडक्ट में क्या है, सिर्फ सी है और सी गैस है, तो इस गैस के कितने मोल हैं, 4। रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल हैं, 2 + 1 3। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हीट करने पे डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में। अब इसके लिए प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं, सिर्फ एक है, क्योंकि ये तो सॉलिड है, सॉलिड को कंसीडर नहीं करना। तो प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल, रिएक्टेंट में 0, तो इसका भी डेल्टा एन जी 1। फिर H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिव्स यू 2HI गैसियस। मान लो अगर ये रिएक्शन है तो प्रोडक्ट में गैस के 2 हैं, रिएक्टेंट में भी टोटल 2 हैं, तो डेल्टा एन जी 0। तो इस तरह से डेल्टा एन जी आर टी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एन आर डेल्टा टी से। ठीक है, तो एंथैल्पी के लिए इतना पार्ट लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। सेकेंड इज, अब हीट कैपेसिटी से इनको रिलेट करना है। ठीक है, तो हमने अब पढ़ा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और पहले हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी आ जाएगा हीट कैपेसिटी से, जैसे कि क्यू वी क्या हो जाता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां से फर्दर हम ये बोल सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू, सी पी कितना आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये मैंने लिखा है सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ठीक है, जब 1 मोल गैस होगी तो Cp इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सिमिलरली Cv को क्या लिखते हैं हम, Cv आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस। ठीक है, तो दिस मच पार्ट इज क्लियर। तो ये 2 एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली एज ए ऑप्शन पूछे जाते हैं कि Cp और Cv का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब यहां पर हम डिराइव करते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी एंथैल्पी वाले पार्ट से डायरेक्टली डिराइव होगा। अब एंथैल्पी में हमने क्या पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला पढ़ा। ओके,
अब लेट अस से फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो 1 मोल आइडियल गैस के लिए N1 हो गया, ठीक है। यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डेल्टा टी आ जाएगा 1, और 1 मोल गैस है तो N भी आ जाएगा 1। तो अब डेल्टा H बन गया डेल्टा U प्लस R। अब डेल्टा H, अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन तो 1 है तो ये सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा टी भी 1 है तो डेल्टा H को हम सी पी लिख सकते हैं और डेल्टा U को हम सी वी लिख सकते हैं प्लस R। तो यहाँ से आ गया कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये 1 मोल के लिए है, ये याद रखना कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू R। यहाँ पर सी पी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp इज अ मोलर हीट कैपेसिटी और Cv भी, दोनों मोलर हीट कैपेसिटी हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो बिफोर स्टार्टिंग द बॉम्ब कैलोरीमीटर, पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शन में जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंथैल्पी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है तो एंथैल्पी कंटेंट कम होगा, एंथैल्पी कम होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये याद रखना है कि किस केस में एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में सिंपली एक एपरेटस है जिसके थ्रू हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज को मेज़र करते हैं। अब ये जो एपरेटस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो स्टील का कंटेनर है, इट इज़ सील्ड चैम्बर, ठीक है, स्टील का बना हुआ सील्ड चैम्बर है। इसके अंदर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस रखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है प्रेशराइज्ड, मतलब उसको कंबशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होगी वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो ये जो सैंपल है इसको हम जलाते हैं, तो कोई भी चीज़ जलने पे हीट एनर्जी उसमें निकलती है, तो इसके कंबशन पे जो भी हीट निकलेगी उससे ये स्टील हीट को कंडक्ट करेगा। बाहर, इसके बाहर पानी रखा गया है, और पानी को मूव करने के लिए, स्टर करने के लिए स्टरर रखा गया है, ठीक है। ये फैन शेप, इसको आप मैकेनिकली रोटेट कर सकते हो जिससे कि पानी प्रॉपर मिक्स होता रहेगा। तो जो भी हीट यहाँ पर ये कंबशन जब होगा तो उससे ये हीट धीरे धीरे पानी में आएगी, और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसको हम इस थर्मोमीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो पॉइंट है कि अगर इसके कंबशन में टोटल 500 जूल हीट रिलीज होती है तो वो सारी की सारी 500 जूल हीट कहाँ जाएगी, वाटर में। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाटर टेम्परेचर राइजेज। तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है हमें पता है कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट। तो ये टोटल पानी कितना है यहाँ पर वो हमें पता है कि कितने ग्राम पानी हमने रखा हुआ है, वो ऑलरेडी मेजर्ड है, उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो उस पानी का टेम्परेचर जितना भी बढ़ा, उसको बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी, कितनी हीट लगी होगी, दैट वी कैन कैलकुलेट। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके कंबशन में यहाँ पर कितनी हीट रिलीज हुई। और सेकेंडली, क्योंकि ये चैम्बर जो है जहाँ पर कंबशन हो रहा है ये फिक्स्ड वॉल्यूम का चैम्बर है, तो यहाँ पर डेल्टा वी ज़ीरो है, वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होगी तो वर्क डन एक्सपेंशन का ज़ीरो होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट चेंज ऑनली,
ठीक है, तो जो भी हीट चेंज यहाँ पर आएगा उसको हम डायरेक्टली डेल्टा यू से इक्वेट कर देते हैं। तो ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक स्टील का वेसल जिसके अंदर एक सब्सटेंस को जलाया जाता है और उसमें जो भी हीट निकलती है वो बाहर जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर का टेम्परेचर कितना बड़ा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। तो इसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रॉब्लम नंबर 6.6 सॉल्व एग्जाम्पल, कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को हम बर्न कर रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2 गैसेस, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 298 टू 299 केल्विन। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ रहा है और हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर के 20.7 किलो जूल पर केल्विन, कि 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर को 20.7 किलो जूल हीट चाहिए होती है। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा भी तो 1 केल्विन है क्योंकि 298 से 299 हुआ है, और 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 20.7 चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में पहली बात है कि कार्बन के जलने पे जो भी हीट रिलीज होगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली कितनी हीट गेन की है? 1 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ा, या सिंपली आप बोलो कि हीट चेंज कितना होता है, इसको लिखते हैं हम CV डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि ये टोटल हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर किलो जूल पर केल्विन है, पर मोल पर केल्विन पर ग्राम ऐसा नहीं दिया गया। तो ये टोटल हीट कैपेसिटी है। तो टोटल हीट कैपेसिटी मीन, टोटल हीट कैपेसिटी क्या पढ़ा था आपने? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो C आ गया, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो Q आ गया C इंटू डेल्टा टी। और क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो इट इज CV डेल्टा टी। तो CV की वैल्यू कितनी है? 20.7 किलो जूल पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना बड़ा टेम्परेचर? फाइनल वॉज 299, इनिशियल वॉज 298, ठीक है। तो ये फाइनली आ गया 20.7 किलो जूल ऑनली, ठीक है। अब यहां पर साइन इंपॉर्टेंट है, जिसने हीट लूज की उसके लिए साइन नेगेटिव होगा और जिसने हीट गेन की उसके लिए साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। अब Q यहां पर आ गया। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस वर्क पर बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो वर्क डन 0 होगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q ओनली, QV। तो डेल्टा U भी कितना आ जाएगा? 20.7। अब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ने तो हीट लूज की, तो रिएक्शन के लिए जो हीट आएगा उसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि रिएक्शन हीट लूज कर रहा है, ओके। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा? -20.7 किलो जूल, ठीक है। ये आ गया पर केल्विन यहाँ पे, क्योंकि 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा H। तो डेल्टा H कितना होता है? डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ये होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डेल्टा V 0, और प्रेशर भी यहाँ पर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो V डेल्टा P भी 0। इट मीन कि डेल्टा H की वैल्यू भी कितनी है? सेम है, डेल्टा U के बराबर है। तो दैट इज -20.7 किलो जूल पर केल्विन। अब ये है 1 ग्राम के लिए, ठीक है, 1 ग्राम कार्बन के लिए। तो अगर 1 ग्राम कार्बन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है तो 1 मोल से कितनी होगी? तो आप इसको लिखते हो -20.7 किलो जूल इंटू 12, इतने 1 मोल से आएगी, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो यह आ जाएगा -2.148
इंटू 10⁻², किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर केल्विन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि वो 1 डिग्री से ही टेम्परेचर रेज हुआ था। तो ये जो किलो जूल आया ये 1 ग्राम के लिए था। फॉर 1 मोल उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कुछ और हम क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। तो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 30th हमारे पास दिया गया है कि H2 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस गिव्स यू 2 HCl गैसेस। तो इस तरह की 3 रिएक्शन है, तीनों में हमें बताना है कि डेल्टा H इज इक्वल टू कितना होगा, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, वो इन गैसियस रिएक्शंस के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखें तो H2 भी गैसियस है, Cl2 भी गैसियस है। तो गैसियस मोल कितने हैं 2, प्रोडक्ट में भी गैस के कितने मोल हैं 2। तो डेल्टा Ng कितना हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 2 0। तो डेल्टा U इज इक्वल डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, तो वो तो 0 हो गया। तो डेल्टा H यहाँ पर डेल्टा U के बराबर होगा। सेकंड में रिएक्टेंट में गैस का 1 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल हैं। तो डेल्टा Ng हो गया 2 - 1, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng हो गया 1 इंटू RT। थर्ड में यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 मोल है और रिएक्टेंट में 1.5, तो 1 - 1.5 इज -0.5, तो डेल्टा U -1/2 RT। तो इस तरह से गैसेस रिएक्शंस के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और कोरिस्पॉन्डिंगली अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू आपको पता होती है, तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यूज इफ डेल्टा U इज ऑल्सो गिवन। अब सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। फॉर द रिएक्शन FeCO3 सॉलिड, इसको हीट करने पे FeO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दी गई 80 किलो जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द डेल्टा U एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके केस में डेल्टा H गिवन है, डेल्टा U निकालना है और ये रिएक्शन दिया है और कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और कोई प्रेशर वॉल्यूम का चेंज यहाँ पर मेंशन किया नहीं हुआ। तो चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। रिएक्टेंट में गैस का कोई मोल है नहीं, प्रोडक्ट में ये सॉलिड है इसको इग्नोर करेंगे, गैस का सिर्फ 1 मोल है। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 - 0 दैट इज 1। तो ये आ जाएगा डेल्टा U प्लस RT और डेल्टा H दिया हमें 80 किलो जूल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 80 किलो जूल मीन्स 80 इंटू 10⁻³ जूल माइनस RT। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन एंड टेम्परेचर इज 25 दैट इज 298 केल्विन। तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। So now note down the question number 31 and also now write down the question number 32. It is a solved example of NCERT. देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, इफ द वाटर वेपर इज assumed to be a perfect gas, the molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree Celsius is 41 kilojoule per mole. तो वाटर वेपर को गैस की तरह हम ट्रीट करेंगे। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन, ठीक है, तो मतलब जब 1 मोल वाटर का, जब 1 मोल H2O लिक्विड कन्वर्ट होता है H2O गैस में, मतलब उसके वेपर बनते हैं एट 1 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब बॉइलिंग होगी तब जो टोटल एंथैल्पी चेंज है दैट इज 41 किलो जूल पर मोल। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U। फर्स्ट केस में द कंडीशन इज के 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सिंपल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और फर्स्ट पार्ट में दिया भी यही है कि H2 लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट में 0 है, तो डेल्टा एन जी इज़ 1। तो यहाँ से आ गया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी हो गया 1, तो मतलब आर टी। टेम्परेचर आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में पुट करेंगे। डेल्टा एच इज़ 41 किलो जूल, तो 41,000 माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 373 केल्विन। तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 737.9 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड इज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, तो वहाँ पर रिएक्शन होगा कि 1 मोल लिक्विड वाटर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइस H2O सॉलिड। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 है क्योंकि कोई भी गैसियस कॉम्पोनेंट नहीं है। तो इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज 41 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो डेल्टा एच वाला कॉन्सेप्ट है ये गैसियस के केस में ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आता। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर question of NCERT. Now moving ahead, next is the question number 33, the difference between the heats of reaction at constant pressure and at constant volume for this reaction. तो ये रिएक्शन आपको दिया गया है 2C6H6 liquid plus 15 O2 gaseous gives you 12 CO2 gaseous plus 6 water liquid at 25 डिग्री सेल्सियस। तो किलो जूल में इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। देखो सिंपल, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मींस क्यूपी। क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी दैट इज डेल्टा यू। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। अब इस केस में डेल्टा एन जी कितना है, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं 12, रिएक्टेंट में 15, तो -3 आ गया। तो ये आ गया -3 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा जूल्स में। किलो जूल में करना है तो डिवाइड बाय 1000 आपको करना पड़ेगा, तो देन दिस विल बी इन किलो जूल्स। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी दिया हो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब डेल्टा एच, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स डेल्टा यू। सो नाउ यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, a sample of ideal gas. Now again this is homework for you, question number 34, and another question, that is question number 35. One second, I'll just bring it up. Okay, so now the two questions are visible. Okay, so now you can just note down the question number 34, 35, and in the next lecture we will discuss the solutions to these two and the previous two homework questions, and then we will discuss about the energy changes during the phase transition reactions.